सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस का ऑफिशियल सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो कि 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए सीबीएसई ने निकाली हुई है, तो इसके अभी हम कंप्लीट सॉल्यूशंस को समझेंगे। आपकी 2024 बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल इसी पैटर्न पे और में भी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। ना सिर्फ आपकी बोर्ड परीक्षा में बल्कि जो आपकी हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस होगी, प्री बोर्ड परीक्षा होगा, तो इन सब एग्जामिनेशंस में भी क्वेश्चंस यहीं से पूछा जाएगा। तो इसकी तैयारी करना आप सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखते रहना। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले इसके सॉल्यूशंस को समझेंगे, देन इसके बाद फिर आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस को एक एक करके समझेंगे। और हाँ, अगर आपको अदर सब्जेक्ट के भी सैम्पल क्वेश्चन पेपर की सॉल्यूशंस देखनी होगी तो इसकी वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखी है, हमने लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है, जाके आप देख सकते हो, जिसमें हमने सोशल साइंस का, इंग्लिश का, मैथमेटिक्स का, इन सब सब्जेक्ट का भी सॉल्यूशंस कर रखा है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट विच रिप्रेजेंट्स द सॉलिड स्टेट इन द एबव रिएक्शन। तो यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है, तो इसमें से जो सॉलिड स्टेट में हमें मिलेगा प्रोडक्ट में, वो हमें पता करना है कि कौन सा सॉलिड स्टेट में जो प्रोडक्ट है वो हमें मिल रहा है। अच्छा, रिएक्शन किसके किसके बीच में हो रहा है? तो रिएक्शन हो रहा है सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के बीच में। तो सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Na2SO4। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है BaCl2। अगर आपको फॉर्मूला बनाने नहीं आएगा ना, तो कमेंट करना, मैंने सिखाया हुआ है कि कैसे आप फॉर्मूला बना सकते हो किसी भी कंपाउंड का या फिर किसी भी एलिमेंट्स को लेकर। मैं डिस्क्रिप्शन पे उसका भी लिंक दे दूंगा, ठीक है? फॉर्मूला बनाने नहीं आएगा तो कमेंट करना। तो हम इन दोनों सॉल्यूशंस का जो सबसे पहले रिएक्शन है उसको लिख लेते हैं। जैसे सबसे पहले सोडियम सल्फेट था, तो सोडियम सल्फेट का जो फॉर्मूला हमने लिखा था उसको लिख लेंगे Na2SO4। इसके बाद ये रिएक्शन किसके साथ कर रहा है? तो बेरियम क्लोराइड के साथ कर रहा है, तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला हो गया BaCl2। तो ये किस प्रकार का रिएक्शन है? तो यहाँ पे देख रहे हैं ये A है, इसको अगर B मान ले, इसको C और D मान ले, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? आयंस का एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पे जैसे Na में प्लस चार्ज होता है, SO4 में नेगेटिव चार्ज होता है, Ba में प्लस चार्ज होता है और Cl में नेगेटिव चार्ज होता है। तो प्लस चार्ज होता है वो नेगेटिव के साथ आ जाएगा और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव के साथ आ जाएगा। तो BaSO4 एक साथ हो जाएगा और NaCl एक साथ आ जाएगा, ठीक है? तो इस प्रकार से हमें प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? प्रोडक्ट में हमें मिलेगा BaSO4 प्लस NaCl, यहाँ पे ये अलग हो जाएगा, ठीक है? आपको पता होना चाहिए कि ये जो Na2SO4 है ना, ये एक्वस फॉर्म में होता है, एक्वस सॉल्यूशन होता है। इसी प्रकार से ये जो BaCl2 है ये भी एक्वस सॉल्यूशन होता है, NaCl ये भी एक्वस सॉल्यूशन होता है। लेकिन ये जो BaSO4 हम लोग को मिलता है ना, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है? तो क्वेश्चन में हमें यही बोला गया था फाइंड करने के लिए। क्वेश्चन में यहाँ पे यही फाइंड करने के लिए बोला गया है कि आइडेंटिफाई करो जो प्रोडक्ट में हमें सॉलिड स्टेट में मिल रहा है। तो सॉलिड स्टेट में हमें ये मिल रहा है BaSO4। और ये भी याद रखना कि ये जो बेरियम सल्फेट है ये एक प्रेसिपिटेट है जो कि सॉलिड फॉर्म में हमें मिल रहा है और ये वाइट कलर का होता है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन पूरी तरह से क्लियर अब हो गया होगा। तो चलिए अब आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, The color of the solution observed after 30 minutes of placing zinc metal to copper sulfate solution is। क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जिंक मेटल को 30 मिनट तक रखा जाए तो जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो कलर है वो क्या हो जाएगा। देखो ये जो क्वेश्चन है ये सीधा सीधा हमारे NCERT बुक से ही उठाकर पूछ दिया गया है। नई वाली NCERT बुक अगर आपके पास होगा तो पेज नंबर 11 निकाल लेना। पेज नंबर 11 में आपको यहाँ पर ये वाली एक्टिविटी देखने को मिलेगा। यहाँ पे इस एक्टिविटी में दिखाया गया है, ये जो यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में ये जो आपको कलर दिखाई दे रहा है ब्लू कलर का, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का ये कलर है। तो इस सॉल्यूशन में जब आयरन नेल को डाला गया, आयरन नेल क्या है? मेटल है। जिस प्रकार से जिंक को डाला गया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, तो आयरन भी तो एक प्रकार का मेटल ही हुआ।
तो आप चाहे आयरन डालो या फिर जिंक डालो, बात एक ही है, ठीक है। तो जब इस पर आयरन नेल डाला गया तो देखो ये आयरन नेल का कलर जो है वो डिबोने से पहले का कलर है। जैसे ही डुबो दिया गया तो आयरन नेल का जो कलर है वो ब्राउन कलर का हो गया, रेडिश ब्राउन टाइप में। और डुबाने के बाद इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो कलर है, आप यहाँ पे खुद बताओ कि ये किस कलर का हो गया। ये कलरलेस हो गया। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन पहले ब्लू कलर का था, जैसे इस पर आयरन नेल डाला गया तो ये कलरलेस हो गया और आयरन नेल का जो कलर है वो रेडिश ब्राउन हो गया। तो क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर क्या होगा, जिंक का कलर नहीं बोला है। अगर जिंक का कलर बोलता तो हम रेडिश ब्राउन पे टिक करते, लेकिन यहाँ पर बोला गया है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर क्या होगा। तो ये क्या है, कलरलेस हुआ है, तो इसका आंसर कलरलेस होगा। अब नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि मिल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक साल्ट इज, इसमें से कौन सा मिल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक साल्ट है। मिल्ड का मतलब होता है हल्का, हल्का नॉन कोरोसिव बेसिक साल्ट कौन सा है। तो देखो ये क्वेश्चन भी सीधा सीधा हमारे एनसीईआरटी बुक से ही उठाकर पूछा गया है। आप पेज नंबर 31 निकाल लेना, एसिड बेसिस एंड साल्ट से ये क्वेश्चन दिया गया है। पेज नंबर 31 में बेकिंग सोडा करके एक टॉपिक होगा। बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaHCO3, ये कॉमन नेम है और इसका केमिकल नेम हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो देखो यहाँ पर दिया गया है कि इट इज़ अ मिल्ड नॉन कोरोसिव बेस, तो वही चीज़ यहाँ पे पूछा गया था, मिल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक साल्ट। तो इसका यहाँ पे देख लो क्या दिया गया है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये हो गया केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा का। तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, NaSCO3। तो देखो यही चीज़ यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है NaSCO3। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। चलिए नेक्स्ट आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। अब नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है ऑन एडिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू अ टेस्ट ट्यूब कॉन्टेनिंग अ मेटल एक्स। सपोज कर लो किसी टेस्ट ट्यूब में यहाँ पर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को डाला जा रहा है और इस टेस्ट ट्यूब में पहले से एक मेटल एक्स है, यानी कि मेटल एक्स जो है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है H2SO4। तो इन दोनों के रिएक्शन से एक कलरलेस गैस जो है वो प्रोड्यूस्ड हो रहा है। यहाँ पे एक कलरलेस गैस प्रोड्यूस्ड हो रहा है और ये जो कलरलेस गैस है ये कौन सा होगा, हाइड्रोजन। और ये क्वेश्चन हम ये नहीं कह सकते हैं कि एनसीईआरटी से सीधा सीधा उठा कर दिया गया है, लेकिन है एनसीईआरटी के एक्टिविटी से ही क्वेश्चन, इस एक्टिविटी से क्वेश्चन दिया गया है। एसिड बेसिस एंड साल्ट्स में ये वाली एक्टिविटी दी गई है जिसमें यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का टेस्ट किया जा रहा है, उसी को लेके यहाँ पे ये एक्टिविटी दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे इस एक्स मेटल को फाइंड करना है कि यहाँ पे ये जो एक्स मेटल है ये क्या होगा। अब इसी के ठीक नीचे में, एक्टिविटी के ठीक नीचे में एक रिएक्शन दिया गया है कि एसिड को जब हम मेटल से रिएक्ट करते हैं तो साल्ट और हाइड्रोजन मिलता है। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे क्या किया था, कि ये जो मेटल एक्स है और यहाँ पे ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है। तो मेटल और एसिड को जब रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमें साल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे डायरेक्ट हाइड्रोजन गैस हम लिख दिए थे। तो पहचानना ये एक्स क्या है। अब सपोज़ कर लो कि यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास है, इस चारों में से कोई एक होगा। अब सल्फ़र तो होगा नहीं, सल्फ़र क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये तो नॉन मेटल है। अब या तो सोडियम होगा, या तो कॉपर होगा, या तो सिल्वर होगा, क्योंकि यही मेटल है। अच्छा, ये साल्ट तभी प्रोड्यूस कर सकता है जब ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन से ये जो एलिमेंट एक्स होगा वो उसका जो रिएक्टिविटी सीरीज़ में ज़्यादा होगा। अगर हाई रिएक्टिव होगा तभी ये साल्ट प्रोड्यूस कर सकता है, अदरवाइज़ नहीं कर सकता है। तो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव इन तीनों में से कौन सा मेटल है, सोडियम है, कॉपर है या सिल्वर है। तो ऑब्वियसली सोडियम है। तो ये जो एक्स मेटल होगा वो क्या होगा, सोडियम, यानी कि Na, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सोडियम, क्योंकि ये दोनों लेस रिएक्टिव मेटल है हाइड्रोजन से, ठीक है। तो ये आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब चलो नेक्स्ट आगे हम क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। सो नेक्स्ट अब आगे क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड के लिए इसमें से कौन सा करेक्टली रिप्रेजेंट दिखा रहा है वो हमें बताना है। तो सोडियम ऑक्साइड का हमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर करके ही दिया गया है। तो सोडियम का फॉर्मूला क्या होता है, Na। इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। तो इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2, 8, 10, 10 और 1, 11 हो गया। ऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 और 6 हो जाएगा, 8 हो गया। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों का रिएक्शन ले लें, सोडियम और ऑक्सीजन का यानी सोडियम ऑक्साइड का, तो सोडियम में, इसको हम फिर से ले लेते हैं, तो सोडियम में इसका आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन आया तो यहाँ पे 1 पॉजिटिव चार्ज होगा। इसी प्रकार से अगर हम ऑक्सीजन का बात करें तो ऑक्सीजन में इसका आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन आया, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसको क्रॉस करके दिखा रहे हैं। इस प्रकार से ये यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन हम दिखा दिए क्रॉस करके। अच्छा देखो, इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए और कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी, और 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी, क्योंकि 2, 2, 4, 2, 6 ऑलरेडी है, 8 होगा तो इसका ऑक्टेट पूरा होगा, तो इसको और 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी। तो 1 इलेक्ट्रॉन तो ये सोडियम इसको दे देगा, लेकिन एक और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी, जिसके लिए हमें एक और सोडियम की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तब ना यही वाला इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे आ दे देगा और ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पर दे देगा, जिससे कि ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा होगा। तो यहाँ पर सोडियम कितना आया, 2 आया, तो 2Na+ हो गया। और ऑक्सीजन यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, इसमें 2 नेगेटिव होगा, क्योंकि 8 में 6 घटाएंगे तो 2 नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और बस यहाँ पे 8 इस तरह से क्रॉस क्रॉस कर देंगे, तो ये हम लोग का आंसर निकल गया, 2Na+ और ऑक्सीजन में इस प्रकार से। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन जो है आप देख लो कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में है ये वाला, तो ये हम लोग का राइट आंसर होगा। तो चलो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं अब। सो नेक्स्ट अब आगे क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर डैश विल फॉर्म अ बेसिक ऑक्साइड। किसी एलिमेंट में इसमें से कौन सा एटॉमिक नंबर होगा कि वो बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करेगा। तो आपको रूल पता होना चाहिए कि बेसिक ऑक्साइड तब फॉर्म होता है जब जो एलिमेंट है वो मेटल हो, और अगर वो नॉन मेटल होगा तो एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करेगा। तो हमें पता करना है कि इसमें से कौन सा मेटल है। तो अगर आउटर मोस्ट सेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन है तो फिर वो मेटल होगा, 4 से ज़्यादा होगा तो नॉन मेटल होगा। जैसे कि यहाँ 5 है तो ये नॉन मेटल है, 7 है ये भी नॉन मेटल है, ये भी 4 है तो ये भी नॉन मेटल होगा। लेकिन 4 से ये कम है 1 तो ये मेटल होगा, और अगर ये मेटल है दैट मीन्स कि ये जो एलिमेंट होगा 11 एटॉमिक नंबर किसका होता है, सोडियम का, तो वो बेसिक ऑक्साइड होगा। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 11। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। सो नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, एन एलिमेंट M हैज़ 50% ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फील्ड इन द थर्ड सेल एज इन द सेकेंड सेल। तो द एटॉमिक नंबर ऑफ M इज़। क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि एलिमेंट M है जिसके थर्ड सेल में 50% इलेक्ट्रॉन्स है एज सेकेंड सेल्स, मतलब सेकेंड सेल का 50% जितना भी होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन्स थर्ड सेल में होगा। तो सपोज़ कर लो ये फर्स्ट सेल हो गया, ये सेकेंड सेल हो गया और ये थर्ड सेल हो गया। तो जैसे कि हमें पता है कि फर्स्ट सेल में हम 2 ही इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, सेकेंड सेल में हम 8 इलेक्ट्रॉन ही ले सकते हैं। तो जिस प्रकार से क्वेश्चन में बोला गया है कि थर्ड सेल में सेकेंड सेल का 50% होगा उतना ही थर्ड सेल में होगा, तो हम सेकेंड सेल का अगर हम 50% करेंगे, जैसे सेकेंड सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8 इलेक्ट्रॉन का 50% कितना होगा, 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब आधा कर दो। तो यहाँ पर थर्ड सेल में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, थर्ड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो अब एटॉमिक नंबर टोटल कितना हो गया, यहाँ पर फर्स्ट सेल में 2, यहाँ पे 8, 2 और 8 10, और यहाँ पर 2 और 2 4 हो गया, तो 10 और 4 14, यानी एटॉमिक नंबर कितना हो गया 14 एटॉमिक नंबर होता है सिलिकॉन का। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन सी होगा 14।
क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। सो नेक्स्ट अब आगे क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, जनरली फूड इज़ ब्रोकन एंड एब्जॉर्ब विद इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म्स। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म्स इज़ इट डन आउटसाइड द बॉडी। आमतौर पे ये देखा जाता है कि जो फूड है वो ब्रोकन होता है और ऑर्गेनिज्म्स की बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन यही काम बॉडी के बाहर में इसमें से किस ऑर्गेनिज्म्स में होता है, अमोएबा में, मशरूम में, पैरामीशियम में या फिर लाइस में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मशरूम। चलो नेक्स्ट आगे अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं। सो 9 नंबर दिया गया है, रिसेप्टर्स आर यूजुअली लोकेटेड इन सेंस ऑर्गन्स। तो गस्टेटरी रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन। रिसेप्टर्स यूजुअली सेंस ऑर्गन्स में होते हैं, तो गस्टेटरी रिसेप्टर्स इनमें से किस ऑर्गन में प्रेजेंट होती है, टंग में, नोज़ में, आई में या ईयर में। तो इसके लिए मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ कि कौन कौन से सेंस ऑर्गन्स में कौन कौन सा रिसेप्टर पाया जाता है। जैसे ईयर में फोनो या फिर ऑडियो रिसेप्टर्स होता है, आइज़ में फोटो रिसेप्टर्स होता है, नोज़ में ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होता है, टंग में गुस्टैटरी रिसेप्टर्स होता है और स्किन में इसके कई सारे रिसेप्टर्स मतलब नाम एक ही है बट अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है, जैसे थर्मो, थिग्मो, टैंगो, इनमें से आप कुछ भी लिख सकते हो। तो क्वेश्चन में हमें टंग के लिए बोला गया है, टंग में किस प्रकार का रिसेप्टर होता है, तो गस्टेटरी रिसेप्टर होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, गस्टेटरी रिसेप्टर्स किसका था, टंग का, तो ये ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को समझते हैं। सो नेक्स्ट अब आगे क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि ए फार्मर वांट्स टू ग्रो बनाना प्लांट्स जेनेटिकली सिमिलर इनफ टू द प्लांट्स ऑलरेडी अवेलेबल इन हिज फील्ड। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स वुड यू सजेस्ट फॉर दिस पर्पस। देखो क्वेश्चन में दिया गया है कि एक फार्मर है जो कि अपने फील्ड में बनाना प्लांट्स ग्रो करना चाहता है, लेकिन वो अलग से कोई पौधा खरीदना नहीं चाहता है। वो चाहता है कि उसके फील्ड में जो ऑलरेडी एक बनाना का पौधा है उसी से कोई दूसरा और भी बनाना का पौधा ग्रो करे। तो इसके लिए आप कौन सा मेथड इनमें से सजेस्ट करोगे, रीजेनरेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो देखो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब क्यों, तो इसको लेके मैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन को लेकर मैं यहाँ पे थोड़ा सा कुछ आप लोग को समझा दे रहा हूँ। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, तो ये एक तरह का एसेक्सुअल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, जिससे कि प्लांट का जो पार्ट्स होता है जैसे कि रूट, स्टीम, लीव्स, तो ये नए प्लांट में डेवलप हो सकते हैं। और वेजिटेटिव प्रोपगेशन के जो तरीके होते हैं, दो तरीके होते हैं, एक होता है नेचुरल और दूसरा तरीका होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल जैसे कि रूट, स्टीम या फिर लीफ से ये नेचुरली जन्म ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, ये सब नेचुरली जन्म ले लेते हैं। और एक आर्टिफिशियल मेथड होता है, जैसे कि हम रोज़ का पौधा लगाते हैं या फिर मैंगो का, जैस्मिन का, तो कुछ ये मेथड हो गया। इसको मैं अभी ब्रीफली नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मुझे और भी आगे आप लोग क्वेश्चन समझाना है। तो खैर मेरा मकसद था आपको ये समझाना कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता क्या है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, तो प्लांट के किसी पार्ट से जैसे कि रूट, स्टीम या लीव से ये दूसरा प्लांट भी ग्रो कर सकता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे जो पहले से बनाना प्लांट था, पहले से जो बनाना प्लांट है, तो यहाँ पे ज़मीन के अंदर से बनाना का प्लांट जो है वो ऑटोमेटिकली निकलता है। ठीक है, फिगर में यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, इस प्रकार से बनाना का प्लांट जो है वो ज़मीन के अंदर से निकलता है ऑटोमेटिकली, तो इसको फिर वो ईज़िली अपने फील्ड में लगा सकता है। तो जो मेथड यूज़ किया गया वो कौन सा है, वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। सो ये राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को आप समझते हैं। सो नेक्स्ट अब आगे क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, हाइट ऑफ अ प्लांट इज़ रेगुलेटेड बाय। प्लांट का हाइट को कौन नियंत्रित करता है। देखो आपको पता होना चाहिए कि जो हार्मोन्स होता है वो प्लांट के ग्रोथ और हाइट को कंट्रोल करता है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कि ग्रोथ हार्मोन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एंजाइम्स कोडेड बाय अ जीन।
यानी कि जो जीन होता है वो हार्मोन के प्रोडक्शन के लिए एंजाइम्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। सो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। चलो नेक्स्ट अब आगे क्वेश्चन नंबर 12 को समझते हैं। सो नेक्स्ट अब आगे क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, ए स्पोर्ट्समैन आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक ऑफ हिज रूटीन एक्सरसाइज सफर्ड मस्कुलर क्रैम्प्स ड्यूरिंग अ हैवी एक्सरसाइज सेशन, दिस हैपेंड ड्यू टू। देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है कि एक स्पोर्ट्समैन जब वह रूटीन एक्सरसाइज से लंबा ब्रेक ले लेता है तो हैवी एक्सरसाइज करने के दौरान उसको मस्कुलर क्रैम्प्स आ जाते हैं। तो ये क्रैम्प्स क्यों आते हैं? क्योंकि हैवी एक्सरसाइज करने की वजह से वहाँ पर लैक्टिक एसिड जम जाता है, क्योंकि उस जगह पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। अब चलो आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। सो नेक्स्ट अब आगे क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, इट्स इमेज इज फॉर्म्ड। यदि कॉन्वेक्स मिरर के इन फ्रंट में यानी कि इधर सामने की ओर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज कहाँ पर बनेगा? तो आपने कॉन्वेक्स मिरर के इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा हुआ होगा, जिसमें आपने दो केस पढ़े होंगे कि अगर हम ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स मिरर के इन्फिनिटी में रखें तो इमेज कहाँ पर बनेगा, और पोल और इन्फिनिटी के बीच में रखेंगे तो इमेज कहाँ पर बनेगा। दो केस आपने पढ़े हुए होंगे, लेकिन यहाँ पे ये नहीं बोला है कि इन्फिनिटी में है या पोल या इन्फिनिटी के बीच में है। बस ये बोला गया है कि ये इन फ्रंट में है, यानी कि इधर सामने की ओर कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे तो इमेज कहाँ पर बनेगा। तो देखो दोनों केस में यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो इमेज है वो कॉन्वेक्स मिरर के बिहाइंड बन रहा है, मतलब इधर बन रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर हम ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी इधर रखेंगे, इन फ्रंट में इधर कहीं पर भी रखेंगे तो जो इमेज बनेगा वो तो इधर ही बनेगा, यानी कि बिहाइंड द मिरर बनेगा। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, क्योंकि कहीं पर भी और बिहाइंड द मिरर नहीं है तो बिहाइंड द मिरर होगा। और इसका जो पोजीशन है वो अलग अलग जगह पे बन सकता है, वो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट को किस जगह पर रखा गया है, क्योंकि ये तो एग्जैक्टली नहीं दिया है कि किस पॉइंट पर है, इन्फिनिटी पे है, पोल पे है, पोल और इन्फिनिटी के बीच में है, मतलब किस जगह पे वो दिया नहीं है। बस बोला इन फ्रंट में है, इन फ्रंट में कहीं पर भी रखा जा सकता है, तो उसका जो इमेज बनेगा वो बिहाइंड द मिरर कहीं पर भी बन सकता है। सो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अब नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, व्हेन लाइट इंटर्स द एटमॉस्फेयर इट स्ट्राइक्स ऑन एक्सट्रीमली फाइन पार्टिकल्स। जब लाइट एटमॉस्फेयर में इंटर करता है तो वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से टकराता है, विच डिफ्लेक्ट द रेज ऑफ लाइट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। जिसके वजह से जो लाइट की रेज होती है वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इसका कारण क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट या डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो इसका आंसर क्या होगा? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ऐसा हमने स्कैटरिंग ऑफ लाइट में देखा था। तो यह क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। अब चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 15 को समझते हैं। सो नेक्स्ट अब आगे क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, इन 1987 एन एग्रीमेंट वाज फॉर्मुलेटेड बाय द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसे हम UNEP भी कहते हैं, टू फ्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एक्स टू प्रिवेंट डिप्लीशन ऑफ वाई। तो एक्स और वाई क्या होगा ये हमें यहाँ से पहचानना है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 1987 में एक समझौता तैयार किया जाता है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम में, यानी UNEP में, जिसमें एक्स के प्रोडक्शन पर रोक लगा दिया जाता है ताकि वाई को सुरक्षित रखा जा सके। तो वही एक्स वाई क्या है? देखो इसके लिए हम NCERT का बुक में चलते हैं, पेज नंबर 213 में देखना। यहाँ पर साफ तौर पे लिखा गया है कि 1980 से देखा गया कि एटमॉस्फेयर में ओजोन की कमी हो रही है, और इसका जो कारण माना गया वो CFC माना गया, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन माना गया। और ये भी यहाँ पे बताया गया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्यों बढ़ रहा है, तो रेफ्रिजरेंट्स और फायर एक्सटिंग्विशर के कारण, जिसके वजह से ये जो प्रोग्राम है ये होता है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसमें CFC पर रोक लगा दिया जाता है। कंपनियों को बोला जाता है कि CFC से आप रेफ्रिजरेंट्स नहीं बनाओगे, ठीक है।
तो यहाँ से हमें आंसर्स का जो है वो पता चल जाता है कि जो आंसर होगा CFC पर रोक लगाया गया तो CFC होगा, ताकि ओजोन को सुरक्षित रखा जा सके। तो आंसर जो है वो ऑप्शन सी होगा। अब चलो नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन को समझते हैं। सो नेक्स्ट अब आगे क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूचर्स रिलेट्स टू बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। अब बताना है कि इसमें से कौन सा बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस की एक विशेषता है। तो ऑप्शन ए दिया गया है, ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस। बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा ये जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होते हैं ये ब्रोकन डाउन हो जाते हैं, यानी कि टूटकर समाप्त हो जाते हैं। ऑप्शन बी दिया गया है कि रिमेन इनर्ट, कि अंदर में बचा हुआ रह जाता है बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। ऑप्शन सी है, परसिस्ट इन इन्वायरमेंट फॉर लॉन्ग टाइम, ये हमारे इन्वायरमेंट में लंबे समय तक बना हुआ रहता है। या फिर मे हार्म द इकोसिस्टम, हमारे इकोसिस्टम को यह नुकसान पहुंचा सकता है। देखो नीचे का ये जो तीनों ऑप्शन है ना, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस की विशेषता को बतलाता है कि वो कभी भी ख़त्म नहीं होता है, लंबे समय तक हमारे इन्वायरमेंट में रहता है और हमारे इकोसिस्टम को हार्म पहुंचा सकता है। सो राइट आंसर हम लोग का ऑप्शन ए होगा कि ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस, या बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा ब्रोकन डाउन हो जाता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 17 को समझते हैं। सो अब आगे क्वेश्चन नंबर 17 से 20 तक जो क्वेश्चन दिए गए हैं ये असर्शन रीजन में क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे दिया गया है, असर्शन दिया गया है कि रस्टिंग ऑफ आयरन इज इंडोथर्मिक इन नेचर। लोहे में जंग लगना ये क्या इंडोथर्मिक नेचर में होता है? तो नहीं, ये जो असर्शन ही है ना वही गलत दिया गया है, ये एक्सोथर्मिक होता है नेचर में। रीज़न में दिया गया है कि एज द रिएक्शन इज स्लो द रिलीज ऑफ हीट इज़ वेयरली इविडेंट। तो रस्टिंग ऑफ आयरन की जो रिएक्शन होती है वो स्लो होती है, तो रीज़न तो सही है। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा कि असर्शन गलत है जबकि जो रीज़न है वो ट्रू है। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा। सो नेक्स्ट अब आगे क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें असर्शन दिया गया है, probability of survival of an organism produced through sexual reproduction is more than that of organisms produced through asexual mode। तो यहाँ पे assertion दिया गया है कि जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस्ड इंडिविजुअल्स होते हैं इनकी सर्वाइवल रेट से ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनके कंपैरिजन में। तो ये जो असर्शन है बिल्कुल सही है। ऐसा होता है कि जो सेक्सुअल रिप्रोड्यूस्ड इंडिविजुअल्स होते हैं उनकी सर्वाइवल रेट्स ऑब्वियसली ज़्यादा होती है ये सेक्सुअल रिप्रोड्यूस्ड इंडिविजुअल से, तो असर्शन तो सही है। अब रीज़न में दिया गया कि इसका जो रीज़न है वो वेरिएशन है, जो कि एडवांटेज देता है इंडिविजुअल्स को सर्वाइव करने के लिए। तो असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशंस भी है। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 हुआ। नेक्स्ट चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 19 को समझते हैं। सो नेक्स्ट आगे अब क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, असर्शन में है कि एक कंपास नीडल इज प्लेस्ड नियर अ करंट कैरिंग वायर। सपोज कर लो कि एक करंट कैरिंग वायर है जिसमें मतलब करंट फ्लो हो रहा है, इसके सामने में अगर हम कंपास नीडल को रखते हैं तो द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास नीडल डिक्रीजेज व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इन द वायर इज इंक्रीज्ड। तो अगर हम इस वायर के मैग्नीट्यूड को यानी कि करंट को इंक्रीज कर दे तो कंपास नीडल की जो डिफ्लेक्शन होती है वो घट जाती है, ऐसा असर्शन में दिया गया है। तो ये जो असर्शन है ये गलत है। कंपास नीडल की जो डिफ्लेक्शन है वो घटती नहीं है बल्कि बढ़ती है अगर हम करंट को बढ़ाते हैं तो असर्शन तो गलत दिया गया है। जबकि रीजन में दिया गया है कि द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट नियर द कंडक्टर इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द करंट। तो ये जो रीजन है वो सही दिया गया है कि अगर हम करंट को इंक्रीज करते हैं तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है कंडक्टर का एट अ पॉइंट वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो रीजन तो सही है बट असर्शन गलत है। तो फिर से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी होगा कि असर्शन तो फॉल्स है बट रीजन सही है। सो नेक्स्ट आगे अब क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, असर्शन में है कि बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपोस्ट एंड नेचुरल रिप्लेसमेंट। यानी कि बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस के कारण कंपोस्ट और नेचुरल रिप्लेसमेंट की फॉर्मेशन होती है। तो असर्शन बिल्कुल सही है कि बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस के कारण ही कंपोस्ट या फिर नेचुरल रिप्लेसमेंट की फॉर्मेशन होती है। जबकि रीज़न में दिया गया है कि इसका जो कारण है वो ये है कि इट इज़ ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इनटू सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस,
कि इसका रीज़न ये है कि जो कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होती है ये सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन होती है, इस वजह से ऐसा होता है। तो भाई देखो रीज़न जो है ना वो गलत है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, असर्शन सही बट रीज़न गलत, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। सो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 तक जो MCQ में था उसकी सॉल्यूशन आप लोग को समझा दी है। बाकी के भी सेक्शंस के क्वेश्चन अगर आपको समझने होंगे तो कमेंट करना, आए के वीडियोज़ में उसकी भी सॉल्यूशन आप लोग को अपलोड करके दे दूंगा, बहुत ही अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझा दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। थैंक यू, बाय बाय।